भाग 4 ऐड राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी। चाहिए अच्छे से जानते हैं कि क्या होते हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो सरकार को बताते हैं देश कैसे चलाया जाए। हमारे संविधान के दिल में एक बहुत ही दिलचस्प खींचतान चलती है। एक तरफ है हर नागरिक की व्यक्तिगत आजादी का वादा और दूसरी तरफ है पूरे समाज की भलाई का लक्ष्य। आज हम इसी अनोखी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी भी देश को अपने नागरिकों की आजादी और समाज की जरूरतों के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है? क्या ये मुमकिन नहीं है कि दोनों साथ साथ चलें? बस यही वो कॉन्स्टिट्यूशनल पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के दो सबसे जरूरी वादे, दो सबसे बड़े स्तंभ जो इस पूरी कहानी की नींव हैं, उनको समझते हैं। देखिए, हमारे संविधान में दो तरह के गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं और दोनों का रोल एकदम अलग है। एक को आप समझ सकते हैं कि वो हर नागरिक के लिए एक ढाल की तरह है जो उनकी रक्षा करती है, और दूसरी सरकार के लिए एक कंपास की तरह है जो उसे रास्ता दिखाती है कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है। तो ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स आखिर हैं क्या? एकदम सरल भाषा में कहें तो ये वो लीगली प्रोटेक्टेड आज़ादियां हैं जिनकी गारंटी हर एक नागरिक को मिलती है। इन्हीं अधिकारों पर भारत का पॉलिटिकल डेमोक्रेसी टिका हुआ है। और फिर दूसरी तरफ हैं निदेशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये कोई कानूनी गारंटी नहीं है जैसा हमने पहले देखा। ये सरकार के लिए एक तरह से मॉरल और सोशल कंपास हैं। मतलब ये वो लक्ष्य हैं, वो एस्पिरेशंस हैं जिन्हें हासिल करके एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाया जा सकता है। तो फिर सवाल ये है कि इन दो बेहतरीन विचारों में टकराव की वजह क्या है? आखिर ये संघर्ष शुरू कहाँ से होता है? इसका जवाब छिपा है इन दोनों के बीच एक बहुत बड़े, एक बुनियादी फर्क में। और वो फर्क ये है, अगर किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो इंसान सीधा कोर्ट जा सकता है। ये एक पक्की कानूनी गारंटी है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ ऐसा नहीं है। यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। ये कानूनी आदेश नहीं बल्कि नैतिक निर्देश हैं। हाँ, सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो इन्हें लागू करें, पर कोई उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। और इसी फर्क को समझाने के लिए एक लीगल टर्म है, जस्टिशिएबल। मतलब क्या किसी चीज को कोर्ट में ले जाके लागू करवाया जा सकता है? तो फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं। बस यही वो कानूनी लकीर है जो इन दोनों को अलग करती है। और इसी एक फर्क की वजह से संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक ऐतिहासिक रस्साकशी शुरू हो गई, एक शक्ति संघर्ष। और सवाल बस एक था, इन दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है? किसकी चलेगी? इस टाइमलाइन को देखिए, ये इस पूरी खींचतान की कहानी कहती है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट एक गेम चेंजर लेकर आया, केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इस पर हम अभी वापस आएंगे। इसके जवाब में संसद ने 1976 में 42वां संशोधन पास कर दिया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कुछ फंडामेंटल राइट्स से ऊपर रख दिया। ये बहुत बड़ा कदम था। फिर 1978 में 44वें संशोधन से चीजों को थोड़ा वापस पटरी पर लाने की कोशिश हुई और आखिरकार 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुना दिया और कहा कि भाई, संतुलन ही सब कुछ है, किसी एक की जीत नहीं। ये जो 42वां संशोधन था ना, ये एक तरह से संसद के पावर का चरम था। इसमें साफ साफ कह दिया गया कि अगर सरकार किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है। मतलब एक तरह से न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह इम्यूनिटी। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो शानदार न्यायिक समाधान जिसने इस पूरे संवैधानिक संकट को हमेशा के लिए सुलझा दिया। सोचिए, ये कितनी बड़ी कानूनी पहेली थी। सुप्रीम कोर्ट संसद की पावर को लिमिट कैसे कर सकता था, खासतौर पर जब संविधान में संशोधन करने की पावर खुद संविधान ने ही संसद को दी हो। ये तो एक तरह से अपने ही बनाए नियम को तोड़ने जैसा था। और यहीं पर आया वो जीनियस समाधान, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी मूल संरचना का सिद्धांत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान की बुनियादी बनावट या उसके एसेंशियल फीचर्स को बदल या तबाह नहीं कर सकती। ये वो लक्ष्मण रेखा थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। तो फिर ये बुनियादी या बेसिक है क्या? चीजें जैसे देश की संप्रभुता, सेक्युलरिज्म, शक्तियों का बंटवारा। और फिर आया असली मास्टर स्ट्रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच का जो सामंजस्य और संतुलन है वो खुद संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। कमाल।
और बस इसी एक सिद्धांत ने इस रिश्ते को हमेशा के लिए सुलझा दिया और एक नाजुक लेकिन स्थायी संतुलन कायम कर दिया। मिनर्वा मिल्स केस का ये कोर्ट सब कुछ साफ कर देता है। कोर्ट ने कहा, भारतीय संविधान की नींव ही पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच के संतुलन पर रखी है। किसी एक को दूसरे पर पूरी तरह से हावी कर देना संविधान के सामंजस्य को बिगाड़ना है। मतलब साफ था, मकसद किसी एक को जिताना नहीं, बल्कि दोनों के बीच हार्मोनी बनाए रखना है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक रथ के दो पहिए हैं, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एक के बिना रथ चल ही नहीं सकता। एक पहिया व्यक्ति की भलाई के लिए है तो दूसरा पहिया समाज की भलाई के लिए। और जब ये दोनों पहिए एक साथ एक तालमेल में घूमते हैं तभी देश का रथ आगे बढ़ता है। यही संतुलन हमारे संविधान की खूबसूरती है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं। दोनों का मकसद एक ही है, एक न्यायपूर्ण और बेहतर समाज बनाना। बस रास्ते थोड़े अलग हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत एक जबरदस्त संतुलन तो बनाता है, लेकिन एक सवाल आज भी कायम है। आखिर ये तय करने का आखिरी अधिकार किसके पास है कि संविधान का मूल या बेसिक क्या है? और शायद यही वो लगातार चलने वाली बहस है जो हमारे लोकतंत्र को हमेशा जिंदा और प्रासंगिक बनाए रखती है।